हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और आज हम यूनिट 2 का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ये इस यूनिट का लास्ट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि जो भी एंटरप्राइजेस मॉडल होते हैं उनका क्रिएशन का क्या स्टेप होता है, कैसे आप उसमें सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस क्या होती है। तो चलिए एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे स्टेप्स टू क्रिएट एन एंटरप्राइज मॉडल, यानी कि एक बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए आपको कौन कौन सी स्टेप्स को ध्यान में रखना होता है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें आता है आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानना। कस्टमर नीड्स और वांट्स को समझना जरूरी है। देखिए, अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि कस्टमर की जरूरत क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो वो चाहता है कि मार्केट में अवेलेबल हो। उसके बाद आप ध्यान रखिए कि मार्केट ट्रेंड और कंपिटिटर्स का एनालिसिस करें, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। सेकंड आता है जनरेट बिजनेस आइडिया, यानी कि बिजनेस आइडिया बनाइए। जब आपने मार्केट एनालिसिस कर ली तो अब आप सोचिए कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है। ऐसे आइडिया सोचो जो कस्टमर के लिए वैल्यूएबल हो और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। आइडिया सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि ऐसे आइडिया सोचो जो सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियरी हो। यानी कि ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जिससे लोगों को जॉब मिले, जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उससे इन्वायरमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। मतलब ऐसी चीजें करो जो सोसाइटी में भी बेनिफिशियरी हो, सिर्फ आप अपना प्रॉफिट मत देखो। नेक्स्ट आता है कंडक्ट फीजिबिलिटी स्टडी, यानी कि आइडिया से जो भी संभावनाएं हो सकती हैं उनको जानो, फीजिबिलिटी लाओ। चेक करो कि आइडिया फाइनेंशियली कैसा रहेगा, इकोनॉमिकली कैसा रहेगा और टेक्निकली ये पॉसिबल है भी या नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। अब ऐसे तो नहीं है ना कि एक काम करते हैं रॉकेट बना लेते हैं जो दूसरे प्लेनेट पे जाए। तो हालांकि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे डायरेक्टली रॉकेट तो नहीं बना पाएंगे। तो आप देखो कि आप एक्चुअल में फाइनेंशियली उस चीज को देख पा रहे हो या नहीं, मतलब आप उसको आगे कंटिन्यू कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इकोनॉमिकली वो ठीक है या नहीं, और टेक्निकली भी ये सारी चीजें पॉसिबल है भी रियल में या नहीं है। यानी इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट, प्रॉफिट, रिस्क और एग्जीक्यूशन, इन सब का अच्छे से एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। आपके पास फोर्थ आता है प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान, यानी कि बिजनेस जब आपने सोच लिया कि मुझे ये बिजनेस करना है तो अब आप उसका प्लान तैयार करो। बिजनेस की ऑपरेशन का एक स्ट्रक्चर प्लान बनाओ कि ऐसे ऐसे मैं अपने बिजनेस को प्लान कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे मैं इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होगा ऐसे बनाऊंगा, ऐसे मेरे प्रोडक्ट बनेंगे, ये प्रोसेस फॉलो होगा। मतलब पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लो। एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क डिजाइन करो जिसमें रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क फ्लो सब कुछ क्लियर हो। लास्ट में आता है लॉन्च द एंटरप्राइज। अब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप ऊपर के जितने भी स्टेप थे वो सब फॉलो कर चुके हो। तो अब इसमें आपको क्या करना होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करो। जैसे नेसेसरी लाइसेंस लेना होता है, बैंक और अथॉरिटी से अप्रूवल लेना होता है, ये सारी चीजें जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको कंप्लीट करो। एक प्रॉपर बिजनेस सेटअप के साथ मार्केट में एंटर करो। इससे क्या होगा, ये होते हैं आपके स्टेप्स जो कि आपके किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको लेने होते हैं। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर एंटरप्राइज बनाना चाहते हैं, सॉरी, तो आपको क्या करना होगा, राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, इनोवेटिव आइडिया लाना होगा, फीजिबिलिटी चेक करनी होगी, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बनाना होगा और लीगल फॉर्मेलिटीज को भी कंप्लीट करना होगा। तो ये है आपके स्टेप्स टू क्रिएट एन एंटरप्राइज मॉडल। अब आते हैं अपने सेकंड स्लाइड पे। सेकंड में हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजी होती हैं जो कि आपके एंटरप्राइज को ग्रो करती हैं, यानी कि एक बिजनेस को ग्रो करने का क्या क्या तरीका है। तो सबसे पहला होता है हायर द राइट पीपल। सही लोगों को हायर करो, डेडिकेटेड हो, हार्ड वर्किंग हो। ऐसा स्टाफ अगर आप अपने बिजनेस के लिए लेकर आओगे तो आपका बिजनेस को अच्छी ग्रोथ मिलती है और सक्सेस मिलती है। ऐसे लोग चुनिए जो बिजनेस के गोल को अचीव करने में हेल्प करें। ऐसा नहीं कि बस मुझे जॉब पे आना है और अपना काम करके जाना है, नहीं, मोटिवेटेड हूँ, अच्छी नॉलेज के हूँ, डेडिकेटेड हूँ। सेकेंड है फोकस ऑन एग्जिस्टिंग कस्टमर। पहले से जो भी कस्टमर आपके पास हैं उन पर ध्यान दो। नए कस्टमर ढूंढने के बजाय आप सबसे पहले जो एक्सिस्टिंग कस्टमर हैं उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करो। कस्टमर रिटेनिश बिजनेस ग्रोथ में मदद करता है। मतलब जब भी आप अच्छे कस्टमर को रिटेन करते हो या फिर नए कस्टमर को लाते हो या फिर एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आपका बिजनेस क्या करता है, अच्छी ग्रोथ लेता है। थर्ड आता है रिड्यूस रिस्क, यानी कि बिजनेस रिस्क कम करना। बिजनेस में जो इंटरनल या एक्सटर्नल रिस्क हैं उनको सबसे पहले आप एनालाइज करो और फिर कोशिश करो कि मैं कैसे इन रिस्क को मिनिमाइज कर सकता हूँ। मार्केट ट्रेंड और फाइनेंशियल रिस्क का प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है
ताकि आप रिस्क को रिड्यूस कर सको। फोर्थ आता है बी अडेप्टेबल, यानी कि मार्केट के मुताबिक अपने आप को बदल लो, अडेप्ट करो चीजों को। मार्केट में जो नया ट्रेंड आ रहा है उनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दो और फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करो। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? इसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबल रहो और नए अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो। फिफ्थ आता है इम्प्रूव कस्टमर सर्विस, यानी कि कस्टमर सर्विस को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप बेहतर बना सकते हो, इस चीज के बारे में सोचो। अच्छा कस्टमर सपोर्ट बिजनेस की ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों को बढ़ाता है। कस्टमर की कंप्लेन और फीडबैक पर ध्यान दो और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। सिक्स आता है रिसर्च कंपिटिटर्स, यानी कि जो भी आपके कंपिटिटर्स हैं उनका एनालिसिस करते रहो टाइम टू टाइम कि वो क्या कर रहे हैं। मार्केट ट्रेंड और कंपिटिटर की स्ट्रेटेजी को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप उनसे आगे निकल सके। कंपिटिटिव एनालिसिस से आपको क्या होता है, आपको पता चलता है कि मेरा बिजनेस किस चीज की वजह से ग्रो नहीं कर रहा, या हम कह सकते हैं कि आपको अपनी वीकनेस पता चलती है और आपको अपनी स्ट्रेंथ भी पता चलती है। कब? जब आप अपने कंपटीटर का एनालिसिस करते हैं कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और दूसरी कंपनी सेम प्रोडक्ट बना रही है तो वो अच्छा क्यों परफॉर्म कर रही है या मैं अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको अपनी वीकनेस भी पता चलेगी और अपनी स्ट्रेंथ भी पता चलेगी। सेवन आता है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, खुद पे इन्वेस्ट करना सीखो। बिजनेस के सक्सेस के लिए लर्निंग और स्किल में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। जो भी नया ट्रेंड आ रहा है उसके बारे में सीखो, स्किल्स को डेवलप करो। नए बिजनेस टूल्स, कोर्सेज और वर्कशॉप में इन्वेस्ट करना सीखो, जिससे आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि मुझे अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव करना है। एट्थ आता है थिंक अहेड, हमेशा आगे की सोचो। अच्छी प्लानिंग और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग से बिजनेस ग्रो होता है। कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करो, नए डील्स नेगोशिएट करो और बिजनेस के फ्यूचर को सिक्योर करो। ऐसा नहीं है कि पीछे जो हो गया, अरे ये वाला प्रोडक्ट बेकार हो गया था, ये ऐसे क्यों हो गया, किसकी गलती थी, जो हो गया हो गया। आगे के बारे में सोचो कि मुझे आगे क्या करना है। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो सही लोगों को हायर करना बहुत जरूरी है। जो भी कस्टमर आपसे जुड़े हुए हैं उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो भी रिस्क आपके सामने अभी हैं उनको कम करना बहुत जरूरी है। आपको अडेप्टेबल बनने की जरूरत है, कस्टमर सर्विस इंप्रूव करने की जरूरत है और कॉम्पिटिटर्स जो हैं आपके उनका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में क्या है कि आपको खुद पे इन्वेस्ट करना है, नई स्किल सीखनी है और हमेशा फ्यूचर प्लानिंग करनी है। तो ये होती है हमारी कुछ स्ट्रैटेजी जो कि हमारे बिजनेस को ग्रो करने में हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर और प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए। इसके लिए हम कुछ स्ट्रैटेजी देखते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी आती है क्लियर डिसीजन राइट, यानी कि साफ सुथरे फैसले लेने का अधिकार। सही डिसीजन लेना और उन्हें प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है ताकि बिजनेस के रिस्क को कम किया जा सके। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को क्लियरली डिफाइन करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि आपका डिसीजन मानना है या किसी और का डिसीजन मानना है। तो क्लियर आपके डिसीजन राइट्स होने चाहिए। सेकंड है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कमिटमेंट, मजबूत लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी। लीडर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए और अपने रोल डिफाइन करने चाहिए। इफेक्टिव लीडरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और टीम को डायरेक्शन भी देता है। अगर लोगों को पता होगा कि हमारी लीडरशिप कौन कर रहा है और वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं अपनी डेडिकेशन में, तो आपका जो आप ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या करता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। थर्ड आता है स्ट्रैटेजी फर्स्ट, पहले स्ट्रैटेजी बनाओ फिर काम करो। वर्कफोर्स स्किल्स और ऑर्गेनाइजेशन गोल पर फोकस करें ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। पहले से ही आप स्ट्रैटेजी बना लो कि मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। प्लानिंग और स्ट्रैटेजी सबसे पहले होनी चाहिए ताकि हर प्रोसेस को सही डायरेक्शन में किया जा सके। फोर्थ आता है बिजनेस यूनिट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अलग अलग जो यूनिट हैं आपकी उनको अलाइन करना। ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग यूनिट होते हैं, हमें पता है इनका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है ताकि ऑपरेशन को स्मूथ चलाया जा सके। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो कहाँ पे रॉ मटेरियल आ रहा है, कहाँ पे उसका प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पे प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है, कहाँ पे उसकी पैकेजिंग हो रही है। मतलब इन सब अलग अलग यूनिट्स का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। लीडरशिप को हर यूनिट के साथ अलाइन करना चाहिए ताकि एक बैलेंस बना रहे। फिफ्थ आता है होलिस्टिक अप्रोच, यानी कि एक ओवरऑल प्लान बनाना बहुत जरूरी है। प्रोसेस रीडिजाइन, रीस्किलिंग एंड डिसीजन मेकिंग का एक ओवरऑल प्लान होना चाहिए। सिर्फ एक एरिया पे फोकस करना जरूरी नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के हर एस्पेक्ट को इम्प्रूव करे,
हर तरीके से देखें कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और फिर उसके लिए प्लान बनाएं। सिक्स्थ आता है आपका, और जो लास्ट है वो है बैलेंस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एम्प्लॉय को इक्वल अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले ताकि इफिशिएंसी बढ़ सके। अगर सिर्फ अथॉरिटी दी जाएगी बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मान लीजिए आपने किसी को कहा कि आपके पास अथॉरिटी है कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ ही नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी डिसीजन ले लेगा जिससे हो सकता है आगे जाके प्रॉब्लम आ जाए। अगर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे और अथॉरिटी नहीं देंगे तो भी काम ठीक से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल है और वो चाहता है कि चीजें अच्छे से हो, लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है उन चीजों को, उन डिसीजंस को लेने की। तो यहाँ पे क्या है, आपके अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में अच्छा बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस है उसको ठीक से बनाया जा सके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम देखेंगे स्ट्रैटेजी फॉर अ सस्टेनेबल एंटरप्राइज मॉडल, यानी कि सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी मतलब कि जो कि लॉन्ग टर्म तक आप अपने बिजनेस को कर सको, उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी चाहिए। सबसे पहला होता है मैक्सिमाइज मटेरियल एंड एनर्जी इफिशिएंसी, मतलब कम आपके पास मटेरियल में और कम बिजली का उपयोग करके अगर आपका काम चल सकता है तो आप कम का ही यूज करके अपने काम को चलाएं। ऐसे तरीके अपनाएं जो बिजली, पानी और जो रॉ मटेरियल्स है उसकी बर्बादी को कम से कम करें। सेकंड आता है कंट्रोल रिसोर्सेज वेस्टेज, यानी कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास हैं उनको उनका वेस्टेज को कम करो। चीजों को रिसाइकल करना सीखो, ठीक है, यानी कि फिर से अगर चीज यूज हो सकती है तो उसको फिर से रिसाइकल करें और उसकी मरम्मत करें और फिर उसी से काम चलाएं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और आपने उसको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया, नहीं, रिसाइकलिंग प्रोसेस आप यूज करो। जैसे पुराने कंप्यूटर या फर्नीचर को रिपेयर करके आप दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसे ही आप अपने बिजनेस में भी जो रिसोर्सेज हैं उनको क्या करो, वेस्टेज कम से कम करो। थर्ड आता है डिलीवर फंक्शनैलिटी रेदर देन ओनरशिप, यानी कि ओनरशिप के हक की जगह आप क्या करो, डिलीवर करने पे ज्यादा ध्यान दो कि मैं आपको सर्विस देने के लिए मार्केट में हूं, ना कि मालिक बनने के लिए। चीजों को बेचने के बजाय आप क्या करो, किराए पर देने की कोशिश करो या फिर शेयरिंग का विकल्प दो। जैसे कि ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि कोई चीज आप रेंट पे ले सकते हैं, जैसे अभी कपड़ों के साथ बहुत चल रहा है कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन है तो आप रेंट पे कपड़े ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इससे आपका बिजनेस क्या होगा, अच्छे लॉन्ग टर्म तक चलेगा। जैसे कार रिटेल सर्विस भी होती है ताकि लोग क्या करें, नई गाड़ियां ना खरीदें और जिससे पॉल्यूशन जो है वो कम हो। नेक्स्ट आता है अडॉप्ट अ स्टीवर्डशिप रोल, यानी कि पर्यावरण की जिम्मेदारी लो, एनवायरमेंट की जिम्मेदारी लो। अपने बिजनेस का जो एनवायरमेंट है उस पे कैसा असर पड़ रहा है, उसको कैसे आप अच्छा बना सकते हो, इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट होगा लोग उतनी ही अच्छे से काम कर पाते हैं। और एनवायरमेंट में सिर्फ ऑफिस का एनवायरमेंट नहीं, बल्कि जो एक्चुअल में एनवायरमेंट है आपके आसपास उसका भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उसकी कि मुझे प्लास्टिक का ज्यादा यूज नहीं करना, इको फ्रेंडली पैकेजिंग का यूज करना है। तो इन्वायरमेंट पे भी आपको ध्यान देना होगा, तभी आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। फिफ्थ आता है एनकरेज सफिशिएंसी, जरूरत से ज्यादा खर्च और उपयोग रोकने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, सफिशिएंसी का ध्यान रखना होगा। कस्टमर और एम्प्लॉय को समझाएं कि सिर्फ जरूरत की चीजों को ही इस्तेमाल करो, फालतू की चीजें मत खरीदो, ना ही उनका यूज करो। मतलब कि अगर हमारा काम एक कंप्यूटर से चल रहा है अभी, तो हमें दूसरा कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है। जितने कम से कम में आप काम कर सकते हैं उतने कम से कम में काम कीजिए। ठीक है, प्रमोट करना है आपको अवेयरनेस कि जिससे कि आप क्या कर सके, जो एक्सेस रिसोर्सेज कंजप्शन है उसको रिड्यूस कर सके। सिक्स आता है इन इंक्लूसिव वैल्यू क्रिएशन, सभी को बिजनेस का हिस्सा बनाएं। किसी को ये ना कहें कि आप तो यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए हैं। अब चाहे आपके एम्प्लॉय हो, चाहे आपके कस्टमर हो या फिर सप्लायर हो, सभी को फायदा दो। ऐसे क्या होगा, इससे वो सब आपके बिजनेस का पार्ट बनेंगे।